हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑस्किलेशन का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑस्किलेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लें कि डेली लाइफ के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे घरों में एक पेंडुलम वाली वॉच होती है। ठीक है, पेंडुलम वाली वॉच के अंदर नीचे की साइड में बॉटम पार्ट पे एक बॉब लगा होता है। ठीक है, जो लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम उसकी मोशन की बात करें बच्चों तो उसकी मोशन होती है ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है, यानी वो ऑस्किलेशन कर रहा होता है। साथ में हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक टाइम पीरियड के अंदर रिपीट कर रहा है मोशन को, टू एंड फ्रो वाला आने वाला है, कुछ कंडीशन होने वाली है रिस्टोरिंग फोर्स की, अगर उनको फॉलो करता है तो वो मोशन हमारे पास में हो जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है जिनको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले डिस्कस करना होगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि पीरियोडिक मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, अब अगर हम पीरियोडिक मोशन की बात करें कि पीरियोडिक मोशन क्या होने वाली है बच्चों। ठीक है, पीरियोडिक मोशन की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक मोशन को हम एग्जांपल से समझते हैं, देन फिर हम ऑस्किलेटरी मोशन को एग्जांपल से समझेंगे। पीरियोडिक मोशन एंड ऑस्किलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन को समझने के बाद हम पहुंच पाएंगे किस पर, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, और उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर पहले पीरियोडिक मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इनके डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। माना कि हमारे पास में अर्थ, ठीक है, जो अर्थ है हमारे पास में जो अर्थ है, हमें पता है कि अर्थ सन के चारों ओर, अर्थ जो है सन के चारों ओर, ठीक है, यहाँ पर हम सन ले लेते हैं, तो सन के चारों जो अर्थ है, ठीक है, वो राउंड कर रही है। ठीक है, सन के चारों ओर कौन घूम रही है? अर्थ घूम रही है। अब अर्थ ने क्या करा, अपनी मोशन स्टार्ट करी यहाँ पर कितने पर, t बराबर 0 पे। ठीक है, t बराबर 0 पे जब इसने अपनी मोशन स्टार्ट करी तो ये क्या करती है, एक राउंड करना स्टार्ट करती है। ठीक है, फिर यहाँ पर वापस से अपनी सेम पोजीशन पे, इसकी पोजीशन मान लेते हैं कि यहाँ पर A है। ठीक है, सन के चारों ओर कौन मूव कर रहा है, कौन राउंड कर रहा है, तो अर्थ राउंड कर रही है। अब अर्थ ने अपनी मोशन को स्टार्ट किया कहाँ पर, t बराबर 0 पे, और A पोजीशन से स्टार्ट किया। अब ये पूरा राउंड करती है और अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है बेटा 365 डेज के अंदर। ठीक है, यानी 365 डेज जब कंप्लीट हो जाता है तो ये अपनी पोजीशन पर रिटर्न आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ, ये सेकंड राउंड करना स्टार्ट करती है। ठीक है, सेकंड राउंड करने के बाद, सेकंड राउंड करने में भी इसको अगेन कितना टाइम लगता है, तो आंसर है सेकंड राउंड करने में भी इसको 365 डेज अगेन लगता है। यानी हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो अर्थ है अपना एक राउंड करने के बाद, ठीक है, वापस से उसी पोजीशन पे आ जाती है, अगेन दूसरा राउंड करती है, सेम उसी पोजीशन पर वापस आ जाती है। ठीक है, लेकिन एक फिक्स टाइम इंटरवल ले रही है। ठीक है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में जो अर्थ है, जो ऑब्जेक्ट है, वो अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इफ an object repeat its motion after a regular certain time interval then motion is called periodic motion। ठीक है, तो periodic motion के बारे में समझ में आता है कि periodic motion क्या होती है बच्चों। तो periodic motion एक ऐसी मोशन है जिसके अंदर की एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को रिपीट करता है बेटा एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में। ठीक है, तो उस मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, if an object repeat its motion, if an object repeat its motion after a regular certain time interval, after a regular certain time interval, ठीक है, then motion is called periodic motion।
ठीक है बच्चों, तो इस वाली मोशन को हम क्या कह रहे हैं, पीरियोडिक मोशन कह रहे हैं। यानी पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या हो गया है कि अगर कोई पार्टिकल अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में और वापस से उसी पोजीशन पे आ जा रहा है, तो उस मोशन को हमने बोला पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब इसके और एग्जांपल हो सकते हैं डेली लाइफ के अंदर, जैसे आपने देखा होगा घड़ी। ठीक है, घड़ी के अंदर, वॉच के अंदर जो नीडल होती है, आप आवर वाली नीडल ले लीजिए। ठीक है, आवर वाली नीडल करती क्या है, जो जब 12 बज रहा होता है घड़ी के अंदर, ठीक है, पहले हम इसको रफ कर देते हैं और यहाँ पे इसका एग्जांपल और समझ लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास में जो आवर वाली नीडल है बच्चों, मान लेते हैं कि उसने यहाँ पर मोशन स्टार्ट करी और यहाँ पर अभी 12 o'clock हो रहा था। ठीक है, अब ये नीडल क्या करेगी, अपना पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगी। ठीक है, अपना पूरा राउंड कंप्लीट किया इसने और वापस सेम पोजीशन पर आ गई। तो सेम पोजीशन पर आने में कितना टाइम लेती है बच्चों, तो आंसर ये 12 आवर लेती है। ठीक है, फिर ये दूसरा राउंड जब करेगी तो सेकंड राउंड करने में भी इट विल टेक 12 आवर। ठीक है, इट मींस यहां पर मोशन रिपीट हो रही है कितने टाइम के बाद में, 12 आवर के बाद में। ठीक है, यानी कि यहां पर नीडल विल रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ रेगुलर सर्टेन टाइम इंटरवल। ठीक है, इट मींस दिस मोशन विल बी कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अगर हम इसकी जगह बच्चों मिनट वाली नीडल की बात करें, तो मिनट वाली नीडल जो है वो अपना एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम लेती है कितना, 60 मिनट। आफ्टर 60 मिनट जो मिनट वाली नीडल है वो वापस से अपनी मोशन को रिपीट कर देती है और अगेन वापस उसी पोजीशन में आने पे अगेन वो कितना टाइम लेती है बच्चों, 60 मिनट लेती है। इट मींस यहां पर हो क्या रहा है कि मिनट वाली नीडल है वो भी रिपीट कर रही है उसकी मोशन को कितने टाइम के बाद में, 60 मिनट के बाद में। ठीक है, यानी 60 मिनट जो है बच्चों हमारा एक टाइम पीरियड बनने वाला है यहाँ पर। ठीक है, जो हमारा एक फिक्स टाइम इंटरवल होगा जिसको हम बात कर रहे हैं कि जिसके बाद में मोशन रिपीट होगी, उस फिक्स टाइम इंटरवल को हम बोलने वाले हैं टाइम पीरियड। जब हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पर उस फिक्स टाइम इंटरवल को हम डिफाइन करेंगे टाइम पीरियड के नाम से। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है यहां पर आवर वाली नीडल के लिए हो जाता है 12 आवर, मिनट वाली नीडल के लिए हो जाता है 60 मिनट। अगर आप सेकंड वाली नीडल के लिए बात करते हैं बच्चों, तो सेकंड वाली नीडल जो है पूरा राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगी, तो आंसर विल बी 60 सेकंड। ठीक है, यानी वो 60 सेकंड के अंदर अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगी। इसका मतलब जब उसकी मोशन की बात करी जाए तो उसकी मोशन भी कौन सी हो रही है बच्चों, पीरियोडिक मोशन हो रही है। ठीक है, तो यहां पर हम पीरियोडिक मोशन के बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करते हैं और पीरियोडिक मोशन की फाइनली डेफिनेशन आ जाती है कि इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर a regular certain time interval then motion is called periodic motion। अब periodic motion के हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम डिस्कस करते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है, ऑस्किलेटरी मोशन की अगर बात करें, ऑस्किलेटरी मोशन बच्चों, ऑस्किलेटरी मोशन के अंदर ध्यान दीजिएगा कि ऑस्किलेटरी मोशन क्या हो रही है। ठीक है, ऑस्किलेटरी मोशन के अंदर यहां पर हमारे पास में जो कंडीशन है पीरियोडिक मोशन वाली बच्चों, वो तो इन्वॉल्व होगी ही। ठीक है, बट साथ में एक एक्स्ट्रा कंडीशन और आने वाली है। ठीक है, एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है बच्चों, टू एंड फ्रो। ठीक है, कि यानी पार्टिकल जो है जब मोशन कर रहा होगा, पार्टिकल जब मोशन कर रहा होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, टू एंड फ्रो परफॉर्म करना पड़ेगा। इट मींस टू एंड फ्रो का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि वो आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा बच्चों। ठीक है, यानी कि इफ पार्टिकल परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन, इफ पार्टिकल परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन, ये कंपलसरी कंडीशन हो जाती है ऑस्किलेटरी मोशन के लिए कि टू एंड फ्रो परफॉर्म करना ही चाहिए। इट मींस कि वो जिस पोजीशन में है अगर आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड करी तो वो पार्टिकल आगे जाए, देन वापस से अपनी जो पोजीशन होगी उस पोजीशन की तरफ आने की टेंडेंसी रखना चाहिए। ठीक है, फिर वापस से अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। इट मींस वो क्या परफॉर्म करना चाहिए बच्चों, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, टू एंड फ्रो के साथ में क्या होना चाहिए बच्चों, आप पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं कि टू एंड फ्रो प्लस, आप पहले पीरियोडिक मोशन इसमें ऐड कर दीजिए, टू एंड फ्रो प्लस पीरियोडिक मोशन। या फिर ऐसा बोलिए बेटा, पीरियोडिक मोशन बोलने का मेरा मीनिंग है कि रिपीट इट्स मोशन after a regular time interval, repeat its motion after a regular time
इंटरवल बच्चों, ठीक है। यानी हम यहां पर ऑस्किलेटरी मोशन किसको बोलेंगे कि जिसमें पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा बच्चों, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा, इट मींस आगे और पीछे, एंड साथ में उसके मोशन को रिपीट होने में भी जो टाइम लगना चाहिए बच्चों वो फिक्स होना चाहिए, यानी कि हर बार वो क्या करे, अपनी मोशन को रिपीट करे आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल। एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में उसकी मोशन रिपीट होती रहनी चाहिए। लेकिन इसमें भी मोशन रिपीट हो रही थी, लेकिन इसमें सर्कुलर मोशन की तरह परफॉर्मिंग चल रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन की तरह परफॉर्म हो रहा है, राउंड हो रहा है यहां पे। लेकिन यहां पर जो है पूरा राउंड नहीं हो रहा है, यहां पे टू एंड फ्रो मोशन हो रही है बच्चों, ठीक है। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, एक फिक्स टाइम इंटरवल भी होना चाहिए बच्चों। तो उस मोशन को हम कौन सी मोशन बोलेंगे, ऑस्किलेटरी मोशन। अब बात आती है सर इसका एग्जाम्पल क्या है ऑस्किलेटरी मोशन का बच्चों। तो ऑस्किलेटरी मोशन का हमारे पास में एक बेसिक एग्जांपल जो आपने 9th क्लास में भी सुना होगा, ठीक है। 9th क्लास में भी बच्चों आपने इस वाले एग्जांपल को सुना होगा कि यहां पर अगर हम क्या करें, एक स्ट्रिंग ले लें, हम क्या ले लें बच्चों, एक स्ट्रिंग ले लें और एक स्ट्रिंग से एक बॉब लटका दे। देखो अब समझना, इसको हम यहां पर बॉब बोल रहे हैं बेटा, ठीक है। टेक्निकली फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसको क्या नाम दे रहे हैं बेटा, बॉब नाम दे रहे हैं। लेकिन ये जो बॉब है ये एक्चुअली हम एक बॉल बांध दिया करते हैं, एक बॉल लगा दिया करते हैं, एक पॉइंट मास ले लिया करते हैं बेटा। इस पॉइंट मास को, इस बॉल को ही हम क्या बोल रहे होते हैं, तो आंसर है बॉब बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब इस बॉब को आप क्या करते हैं बच्चों, इधर से यहां से इस पोजीशन से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बच्चों तो ये क्या करती है, आगे की साइड में जाती है, टू परफॉर्म करती है, ठीक है। अब सुनना, इसके बारे में कुछ मैं चीजें और बता दूं जो आगे जाके भी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपको बेसिक यहीं पर क्लियर हो जाए बेटा कि यहां पर ये जो पोजीशन है बच्चों, इस वाली पोजीशन को हम आगे चल के बोलने वाले मीन पोजीशन, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ताकि आगे हमें हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इस वाली पोजीशन को हम क्या बोलने वाले, मीन पोजीशन। अब बात आती है सर मीन पोजीशन क्या होती है, ठीक है। मीन पोजीशन के अलावा इक्विलिब्रियम पोजीशन भी आप इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन का मीनिंग यहां पर हो जाता है बच्चों, क्या मीनिंग हो जाता है कि नेट फोर्स विल बी जीरो, ठीक है। जहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाए बच्चों, उस पोजीशन को हम क्या बोलने वाले, मीन पोजीशन बोलने वाले हैं, ठीक है। अब आपको मीन पोजीशन का मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास बॉल थी बच्चों, उस बॉल को हमने कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी, और जब बॉल को हमने एनर्जी प्रोवाइड करी तो एनर्जी प्रोवाइड करने पर जो बॉल है वो आगे की साइड में मूव करती है, और जब आपने एनर्जी दी तो आपने कौन सी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर दी है, तो आंसर है आपने एनर्जी प्रोवाइड करी है बच्चों, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जब ये पार्टिकल आगे की साइड में जा रहा होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों यहां पर जाकर, देखो समझना कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते 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 कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। क्योंकि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट हाइट गेन करता है तो हाइट गेन करने के साथ में बच्चों उसको कौन सी एनर्जी मिल जाती है, तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, लेकिन कौन सी एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो बदलती जा रही है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ठीक है। और जहां पर जाकर काइनेटिक एनर्जी फाइनली बिकम्स जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी बच्चों, ठीक है। और इस पोजीशन को हम कौन सी पोजीशन बोलने वाले होंगे बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन बोलने वाले होंगे, क्योंकि यहां पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब वेलोसिटी अगर जीरो हो गई बच्चों तो क्या इससे आगे जा पाएगी ना, इससे आगे जा ही नहीं सकती बेटा, क्योंकि आगे जाने के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी बच्चों जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, ठीक है। और इस पोजीशन को हमने क्या नाम दिया बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन नाम दिया। अब जैसे ये बॉब, जैसे ये पॉइंट मास यहां पहुंचता है बच्चों, इस पर मेन पोजीशन की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता
जाता है, मेन पोजीशन की तरफ क्या लगना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, तो आंसर है रीस्टोरिंग फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या, अब इसका डेरिवेशन आपको आगे चल के कराया जाएगा कि रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या आती है बच्चों। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा होता है, इस बॉल को वापस से मेन पोजीशन की तरफ लाने का काम कर रहा होता है। अब जब बॉल यहां पहुंच जाती है तो ये पोटेंशियल एनर्जी अगेन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, और उस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से बॉल अपोजिट डायरेक्शन में कहां तक चली जाती है बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन तक चली जाती है। तो आप यहां पर देखें तो ये टू हुआ, फिर फ्रो हुआ। ठीक है, यहां पर जाने के बाद अगेन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी अगेन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा जो इसको वापस से कहां लाने का काम करेगा, मेन पोजीशन में लाने का काम करेगा। ठीक है, अब मेन पोजीशन में जहां लाने का काम किया, मेन पोजीशन में जहां लाने का काम किया रिस्टोरिंग फोर्स ने, इसका मतलब कि यहां पर कौन सा मोशन हो रहा है बच्चों, ऑस्किलेटरी मोशन हो रहा है, क्योंकि यहां पर टू एंड फ्रो देखने को मिल रहा है। और पार्टिकल रिपीट भी करेगा इसकी मोशन को आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल, यहां से लेकर यहां तक का टाइम फिक्स होगा। ठीक है, फिर यहां से यहां तक का टाइम फिक्स होगा। तो पूरा अगर हम बात करें एक टाइम, तो वो टाइम हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, वो टाइम हमें कांस्टेंट मिलने वाला है, फिक्स मिलने वाला है। तो ये मोशन हमारी कहलाने वाली है ऑस्किलेटरी मोशन। तो आपको पीरियोडिक मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे कि ऑस्किलेटरी मोशन की मैथमेटिकल कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, तो राइट डाउन टॉपिक, कंडीशन ऑफ द ऑस्किलेटरी मोशन मैथमेटिकली। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल कंडीशंस ऑफ द ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है, मैथमेटिकल कंडीशन ऑफ द ऑस्किलेटरी मोशन की बात करें बच्चों तो समझिएगा मैथमेटिकल कंडीशन ऑफ द ऑस्किलेटरी मोशन क्या है कि हमने जो है एक पार्टिकल जो है उस पार्टिकल पे एक फोर्स एज्यूम कर लिया है। ठीक है, पार्टिकल पे हम जो फोर्स एज्यूम कर रहे हैं वो कितना है, तो आंसर है F बराबर -kx की पावर n। ठीक है, हम पार्टिकल पे कितना फोर्स एज्यूम कर रहे हैं बच्चों, तो हमें एज्यूम कर रहे हैं F इज -kx की पावर n। ठीक है, तो एज्यूम मैथमेटिकल कंडीशन ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन कर रहे हैं, और मैथमेटिकल कंडीशन ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन के अंदर हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, हमने क्या एज्यूम कर लिया बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, एज्यूम F बराबर एज्यूम F इज इक्वल टू -kx रेज टू n एक्ट ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, हमने क्या किया, हमने मान लिया कि F इज इक्वल टू -kx की पावर n जो है वो पार्टिकल पे लग रहा है। तो एज्यूम F इज इक्वल टू -kx की पावर n एक्ट ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर माइनस प्रेजेंट है। ठीक है, माइनस क्या बता रहा है कि रिस्टोरिंग का काम करने वाला है। ठीक है, और वैसे भी अभी हमने एज्यूम किया है किस कंडीशन में रिस्टोरिंग बन रहा है, किस में नहीं बन रहा है, वो अभी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा केस नंबर 1 जो हमें दिया है F इज इक्वल टू -kx की पावर n एक्ट ऑन ए पार्टिकल, तो उसमें केस नंबर 1 हम ले रहे हैं कि n की वैल्यू बेटा। ठीक है, n की वैल्यू आपको पता है इवन नंबर भी ली जा सकती है और ऑड नंबर भी ली जा सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहला केस ले रहे हैं कि n इज इवन नंबर। ठीक है, n इज इवन नंबर। अब अगर बात चल रही है बच्चों n इवन नंबर की, ठीक है, जब बात चल रही है कि n इवन नंबर है तो n इवन नंबर में क्या क्या आप ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं n इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 समथिंग, ऐसा जो भी आप वैल्यू लेना चाहें। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें n इज इवन नंबर, अगर n इवन नंबर होगा तो मैं फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लेकर चलूंगा। ठीक है, जो कि हमारे लिए सबसे ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें इसके अंदर कि आप यहां पर 2 केस बना लीजिए, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, A पॉइंट और B पॉइंट हो जाएगा यहां पर x इज लेस देन 0। ठीक है, अब x इज ग्रेटर देन 0 की अगर बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे हम, x इज ग्रेटर देन 0 की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा x इज ग्रेटर देन 0 के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 0 की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए बेटा, x इज ग्रेटर देन 0 की अगर बात करी जाए तो x इज ग्रेटर देन 0 के अंदर जब हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, x इज ग्रेटर देन 0 की, तो x इज ग्रेटर देन 0 में इट मींस ये वाला जो होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा,
ठीक है। अब x इज ग्रेटर देन 0 में ये पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव को अगर आप स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू हमने क्या ले ली 2, तो पॉजिटिव का स्क्वायर हमें क्या देगा बेटा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। और हमारे पास माइनस पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर क्या गिवन है, पहले से माइनस है, तो माइनस पहले से प्रेजेंट है और आपने पॉजिटिव का स्क्वायर किया, इसमें इट मींस इट विल गिव पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां पे ये तो पॉजिटिव देगा और साथ में माइनस प्रेजेंट है, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, नेगेटिव। तो फोर्स हो गया हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर देखें, अगर x इज लेस देन 0 रखा जाए बेटा, तो x इज लेस देन 0 रखेंगे, इट मींस क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू। x की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। अब x की वैल्यू अगर नेगेटिव है और नेगेटिव का आप स्क्वायर कर दें, ठीक है, नेगेटिव का क्या कर दें बेटा, स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ द नेगेटिव विल गिव पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा बेटा, ठीक है। बट साथ में क्या प्रेजेंट है, माइनस। सो पॉजिटिव इंटू माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इट मींस यहां पर जो फोर्स हमें मिलेगा बच्चों, वो फोर्स हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। हमें फोर्स क्या मिल गया है, हमें फोर्स नेगेटिव मिल गया है। अब हमें फोर्स नेगेटिव मिला, अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो समझिएगा बेटा कि यहां पर हम मान लेते हैं पार्टिकल जो है x इज इक्वल टू 0 पर है, x इज ग्रेटर देन 0 पर है एंड x इज लेस देन 0 पर है बेटा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा कि जब x इज ग्रेटर देन 0 की बात करी जाएगी, x इज ग्रेटर देन 0 पे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी बेटा, नेगेटिव, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 0 के केस में जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है बच्चों, वो किधर की साइड में लग रहा है, तो आंसर है टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर फोर्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इस साइड में लग रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। फिर पार्टिकल जब x इज लेस देन 0 पर होगा बेटा, तो x इज लेस देन 0 पर होगा, तो इस कंडीशन में भी फोर्स किधर की साइड में लगेगा, तो फोर्स लगेगा बच्चों टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। यानी अभी भी लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब आप समझिए हो क्या रहा है बच्चों इस केस में, कि अगर एक बार पार्टिकल ने नेगेटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, तो वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा कौन सी डायरेक्शन के अंदर बच्चों, तो आंसर विल बी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता रहेगा बेटा, ठीक है। यानी कि क्या वो, आप मुझे खुद सोचकर बताइए, क्या वो वापस से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है। वो चलता रहेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। जब मीन पोजीशन की तरफ गया ही नहीं, इसका मतलब वो ऑस्किलेटरी मोशन नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि ऑस्किलेटरी मोशन के लिए क्या होता है, टू एंड फ्रो करना कंपलसरी होता है एंड साथ में उसको मीन पोजीशन की तरफ मूव करना होता है, ठीक है। तो यहां पर हम ये बोलेंगे, कंक्लूजन निकल के आता है कि फोर्स किधर की साइड में लग रहा है, टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, वापस से वो मीन पोजीशन की तरफ नहीं जाना चाहता। इट मींस इफ एन इज इवन नंबर देन कंक्लूजन क्या है कि इफ n इज इवन नंबर, देन मोशन इज नॉट ऑस्किलेटरी मोशन, देन मोशन इज नॉट ऑस्किलेटरी मोशन, देन मोशन इज नॉट ऑस्किलेटरी मोशन, ठीक है। तो बच्चों इस केस में जो है मोशन जो है वो ऑस्किलेटरी मोशन नहीं होगी, ठीक है। किस केस में नहीं होगी, जब n की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें इवन नंबर मिल रही है, ठीक है। अब बात करें केस नंबर 2। केस नंबर 2 के अंदर बच्चों आप क्या ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं n इवन नंबर हो गया तो n ओड नंबर बेटा, तो n इज ओड नंबर, ठीक है, n इज ओड नंबर। अब हमने यहां पर n की वैल्यू क्या ले ली है बच्चों, तो n की वैल्यू हमने ले ली है ओड नंबर, ठीक है। n की वैल्यू हमने क्या ले ली बेटा, ओड नंबर ले ली है। अब जब हमें n की वैल्यू ओड नंबर ले ली है बेटा, तो n की वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकते हो, अब देखो n की वैल्यू 1 भी ली जा सकती है, ठीक, क्योंकि 1 इज ऑल्सो अ ओड नंबर, लेकिन 1 जो है अभी हम SHM के केस में लेंगे, इसलिए मैं यहां पर 1 को नहीं ले रहा हूं। फिर n की आप वैल्यू क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, डैश, ठीक है। तो अब मैं यहां पर जो n की वैल्यू बेटा वो 3 लेकर काम करूंगा, ठीक है। तो n की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, 3, 5, 7, 9, ठीक है। और भी आप कुछ और वैल्यू ले सकते हैं। तो अभी मैं यहां पर जो है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है दैट इज 3, तो मैं यहां पर 3 वैल्यू यूज करके ही आगे बढ़ेंगे बेटा, हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को। अब देखो यहां पर वापस से वही आप 2 पॉइंट बना सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड b पॉइंट आप बना सकते हैं बच्चों, x इज लेस देन 0, ठीक है। अब जब आप बात करेंगे किसकी, x इज ग्रेटर देन 0 की, ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, x विल बी पॉजिटिव, ठीक है। जब x पॉजिटिव है, ठीक है, x क्या है बच्चों, पॉजिटिव, आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, -kx की पावर n, ठीक है। जब x पॉजिटिव है, ठीक है, तो x पॉजिटिव, फिर n की पावर 3 ले लिया बेटा, तो पॉजिटिव वैल्यू का जब क्यूब करेंगे तो इट विल गिव पॉजिटिव,
ठीक है, यानी x का क्यूब जब आप करेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, एंड पॉजिटिव का क्यूब जो है बच्चों वो पॉजिटिव देगा। फिर साथ में क्या प्रेजेंट है, ऑलरेडी एक माइनस प्रेजेंट है, इट मींस इट विल गिव नेगेटिव। सो यहां पर हमें फोर्स मिलेगा बच्चों, वो मिल जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि x इज लेस देन 0 में क्या होगा। x इज लेस देन 0 के लिए इट मींस यहां पर कि x की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, जब x की वैल्यू नेगेटिव है और नेगेटिव यहां पुट करेंगे, और नेगेटिव का जब क्यूब करेंगे बेटा, n की वैल्यू 3 लेंगे, तो नेगेटिव का जब क्यूब करेंगे तो नेगेटिव का क्यूब क्या देगा, नेगेटिव देगा। और नेगेटिव के साथ में एक चीज और प्रेजेंट है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव पहले से। इसका मतलब ये क्या देगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव दे देगा बेटा, क्योंकि देखो समझो x इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो गया, मान लेते हैं -2 आ गया, -2 का क्यूब करोगे बेटा तो ये क्या देगा, -8 देगा। फिर -8 इंटू माइनस करोगे तो क्या देगा बच्चों, प्लस देगा। ठीक है, तो यहां पर जो है हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा, मतलब फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी बेटा। ठीक है, फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आने का मीनिंग क्या हो गया, आप समझिए यहां पे कि हमारे पास में x इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0 बच्चों। ठीक है, क्या हो गया है, x इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0। अब अगर हम बात करें x इज ग्रेटर देन 0 के लिए बेटा, जब पार्टिकल यहां पर होगा, जब पार्टिकल x ग्रेटर देन 0 पर होगा तो इस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा होगा पार्टिकल पे वो किधर की साइड में लग रहा होगा, तो मेरा आंसर है वो किधर की साइड में लग रहा होगा, तो टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, वो इधर की साइड जाने लगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। बहुत अच्छा। अब जब x इज लेस देन 0 पर पार्टिकल पहुंच गया, पार्टिकल कहां पहुंच गया, x इज लेस देन 0 पे, मतलब इस वाली पोजीशन पे आ गया। इस वाली पोजीशन पे आया तो फोर्स की डायरेक्शन किधर की साइड में है, टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, किधर की साइड में बच्चों, टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। अब टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन होने का मीनिंग क्या निकल गया, आप देखो यहां पर अगर आप ध्यान से दोनों एरो को देखो तो आप पाएंगे कि जब वो x इज लेस देन ग्रेटर देन 0 पर होता है तो फोर्स जो है वो टूवर्ड्स मीन पोजीशन लगता है, और जब वो x इज लेस देन 0 पर होता है तो भी फोर्स टूवर्ड्स मीन पोजीशन लगता है। इसका मतलब वो हमेशा ही किधर की साइड मूव करना चाहता है, तो आंसर है वो हमेशा ही मीन पोजीशन की तरफ मूव करना चाहता है, मतलब वो रिस्टोरिंग की तरह काम कर रहा है और वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो हमेशा टूवर्ड्स मीन आना चाहता है। जब आगे जाएगा तो पीछे आने की कोशिश करेगा, पीछे चला जाएगा तो वापस आगे जाने की कोशिश करेगा, मतलब यहां पर मोशन कौन सी हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन हो रही है। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर एन ऑड नंबर होगा तो मोशन इज ऑस्किलेटरी मोशन। तो हमारे सामने कंक्लूजन की अगर हम बात करें बच्चों तो कंक्लूजन निकल के आता है कि एन इज ओड नंबर, एन इज ओड नंबर, एन इज ओड नंबर, then n is odd number, then motion is oscillatory, n is odd number, then motion इज ऑस्किलेटरी। ठीक है, अगर n ऑड नंबर होगा बच्चों तो मोशन कौन सी हो जाएगी, ऑस्किलेटरी मोशन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब आपको कंक्लूजन क्लियर हो गया होगा कि n की किस वैल्यू के लिए मोशन ऑस्किलेटरी होगी और n की किस वैल्यू के लिए मोशन ऑस्किलेटरी नहीं होगी। तो आंसर है n की वैल्यू अगर ओड होती है तो मोशन ऑस्किलेटरी होती है, अगर n की वैल्यू इवन होगी तो मोशन ऑस्किलेटरी नहीं होगी। ठीक है, अब बात आती है सर आपने 1 क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो बच्चों 1 के लिए हम ये बोलेंगे, समझिएगा यहां साइड के अंदर कि 1 के लिए हम क्या बात करने वाले हैं। 1 के लिए क्या बात होने वाली है बच्चों, तो हम यहां पर कहेंगे, ध्यान दीजिएगा कि एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, किसकी बात करने वाले हैं बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, क्योंकि अब हम कहां पहुंचने वाले हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे पहुंचने वाले हैं बच्चों। तो हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल केस, simple harmonic motion SHM is a special case of oscillatory motion, special case of oscillatory motion।
ठीक है। एसएचएम जो है बच्चों एक स्पेशल केस हो जाता है किसका, तो आंसर है ऑस्किलेटरी मोशन का, ठीक है। कब, जब एसएचएम इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन इफ n इज इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू 1 होती है बच्चों तो ये ऑस्किलेटरी मोशन जो है वही क्या बन जाती है, तो आंसर है सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाती है। और इस कंडीशन में जो फोर्स है बच्चों वो फोर्स हो जाता है माइनस के एक्स। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस के एक्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स मिल रहा है तो इट इज अ कंडीशन ऑफ द एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां से आप एक और चीज कह सकते हैं कि F जो होगा फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चों, x के, बट x के अपोजिट डायरेक्शन में होगा बेटा। अगर स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन होता है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में एक स्प्रिंग है बच्चों, ठीक है, और इस स्प्रिंग के अंदर क्या हुआ, आपने फोर्स लगा के एक्सटेंशन करा दिया, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स लगा के जब आपने एक्सटेंशन करा दिया यानी आपकी स्प्रिंग जो है राइट साइड में मूव करी। अब क्या हुआ, राइट साइड में मूव करने के बाद इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स विल बिकम रिस्टोरिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स वापस से स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ में लाने का काम करेगा। तो यानी बोल सकते हैं जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, बट माइनस जो होगा वो उसकी डायरेक्शन को बता रहा होगा एंड डायरेक्शन विल बी अपोजिट, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता है बच्चों कि एन की वैल्यू अगर ओड होगी तो ऑस्किलेटरी मोशन होगी, इवन के केस में ऑस्किलेटरी मोशन नहीं होगी। अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो वही ऑस्किलेटरी मोशन क्या बन जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। नोट डाउन प्लीज। बच्चों अब हम जो है टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जाने से पहले एक बेसिक सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे हमें यह क्लियर हो जाए कि ऑस्किलेटरी मोशन के लिए कब कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी और पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो हमारे सामने बच्चे क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई क्वेश्चन है हमारे सामने, आइडेंटिफाई मोशन इज ऑस्किलेटरी, आइडेंटिफाई मोशन इज ऑस्किलेटरी और नोट, ठीक है। साथ में हमें यह भी पहचानना है एसएचएम और नोट, ठीक है। और इफ यस अगर होती है, इफ यस देन फाइंड मीन पोजीशन, बच्चों। यानी हमें क्या करना है बच्चों, इस बार हमें यह पता करना है कि जो भी हमें फंक्शन दिया होगा कि वो फंक्शन ऑस्किलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है बच्चों, हमें ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में जब हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मोशन ऑस्किलेटरी है या नहीं है, सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है, उसके बाद में हमें ये बताना है कि मीन पोजीशन कौन सी आएगी बच्चों, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जिसे पहला F इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे सामने हम ले लेते हैं F इज इक्वल टू कौन सा ले लेते हैं बच्चों, तो यहां पर देखिएगा -x-3, ठीक है, ये हमने पहला फंक्शन ले लिया। फिर दूसरी बार हम क्या करते हैं, F इज इक्वल टू -x-3 का होल स्क्वायर ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं, F इज इक्वल टू -x-3 का क्यूब ले लेते हैं। फोर्थ बार में हम F इज इक्वल टू +x-3 का क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, प्लस के साथ में। फिफ्थ नंबर पे हम ले लेते हैं F इज इक्वल टू -7x-7 ले लेते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। फिर 6 नंबर पे हम बच्चों F इज इक्वल टू -7x-1 का होल क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। साथ में उसके बाद में F इज इक्वल टू +7 + 4 ले लीजिए, 4x-3 का स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। आप वैल्यू अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो भी मोशन को पहचानना है, अगर ऑस्किलेटरी मोशन होगी तो आपको क्या कर देना है बच्चों, टिक कर देना है, ठीक है। आपको क्या कर देना है बच्चों, टिक कर देना है। अगर ऑस्किलेटरी मोशन हो तो टिक कर दीजिएगा, एसएचएम अगर हो तो यस वाला टिक कर दीजिएगा, और नहीं हो तो क्रॉस लगा दीजिएगा। और उसके बाद में अगर हो तो आपको मीन पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है कि इस बार मीन पोजीशन क्या बनने वाली है बच्चों।
ठीक है, अब समझिए, देखो सबसे पहला फंक्शन दिया है हमें -x की पावर -3। जब -x की पावर -3 दे रखा है तो हम क्या करें बच्चों, देखिएगा, सबसे पहले हमने बोला था कि नेगेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, f = -kx की पावर n था, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए था, माइनस प्रेजेंट होना चाहिए था। तो यहां पर हमारे पास में माइनस प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब हमारे पास में माइनस प्रेजेंट है तो ये तो हमें सेटिस्फाई हो गया। फिर हम देखेंगे n की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां पर 1 है। 1 इज अ ओड नंबर, और जब ओड नंबर होता है तो मोशन विल बी ऑस्किलेटरी। तो इट मींस दिस फंक्शन विल रिप्रेजेंट ऑस्किलेटरी मोशन। सो हम कौन सा टिक करेंगे, यस वाला। ठीक है, अब क्या है, अब चेक करते हैं एसएचएम। एसएचएम के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि ऑस्किलेटरी मोशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, बट साथ में एन की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, 1 हो जाए। ठीक है, तो एन की वैल्यू 1 है, यहां पर वही माइनस प्रेजेंट है, वही ओड नंबर है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये किसको भी रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब उसके बाद में जब एसएचएम को रिप्रेजेंट कर दिया तो अब ये बताना है कि मीन पोजीशन क्या आएगी, और मीन पोजीशन के लिए आपको बताया था कि नेट फोर्स मस्ट बी 0। नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें जो फोर्स दिया है -x की पावर -3 = 0। अगर आप यहां पर रफली देखिए कि अगर आप -x - 3 = 0 कर देते हैं बच्चों, तो आपको x - 3 = 0 मिल जाएगा, यानी x = 3 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में जो मीन पोजीशन है, इस बार इस वाले फंक्शन के लिए मीन पोजीशन क्या मिल गई है, x = 3 मिल गई है। यानी ये ऑस्किलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा एंड एसएचएम परफॉर्म करेगा, बट अबाउट किस पॉइंट के परफॉर्म करेगा बेटा, तो आंसर है ये परफॉर्म करेगा किसके अबाउट बेटा, x = 3 के अबाउट। ठीक है, चलो हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन में क्या दिया है, -x - 3 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा, अब यहां पर स्क्वायर दिया है, देखो माइनस प्रेजेंट होना चाहिए था, प्रेजेंट है। स्क्वायर इवन नंबर, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी बच्चों, ओड नंबर की। ठीक है, तो यानी ये ऑस्किलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और जब ये ऑस्किलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो हम यहां पर बोलेंगे कि एसएचएम को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, अब बात आती है मीन पोजीशन। जब ऑस्किलेटरी मोशन नहीं है, एसएचएम नहीं है, तो मीन पोजीशन डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है बच्चों। ठीक है, तो हम यहां पर मीन पोजीशन की बात भी नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए f = -x - 3 का होल क्यूब। माइनस प्रेजेंट होना चाहिए था, प्रेजेंट है। ओड नंबर होना चाहिए था, ओड नंबर है। इसका मतलब ये ऑस्किलेटरी मोशन है। फिर बात आती है एसएचएम की। एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, बोलो 1। एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 1। क्या एन की वैल्यू 1 है, नहीं है। अगर एन की वैल्यू 1 नहीं है, इसका मतलब ये ओनली ऑस्किलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, इट विल डज नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम। सो क्रॉस। फिर बात आती है मीन पोजीशन। अरे भैया ये ऑस्किलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, शायद एसएचएम को रिप्रेजेंट करे या ना करे। अगर ऑस्किलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब मीन पोजीशन हम डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन मीन पोजीशन बिकॉज इट परफॉर्म ऑस्किलेटरी मोशन। सो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, फोर्स को 0 करना पड़ेगा, और जब फोर्स को 0 करेंगे तो x - 3 का होल क्यूब = 0। तो फिर बचेगा क्या, x - 3 = 0। तो अगेन x = क्या मिलेगा, 3। यानी इस बार भी मीन पोजीशन कितनी है बच्चों, x = 3 है। ठीक है, चलो उसके बाद में देखिए नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें बच्चों, प्लस दिया है। अरे प्लस देते ही कहानी खत्म, माइनस होना चाहिए था, तो ये क्रॉस। ऑस्किलेटरी मोशन नहीं है, ऑस्किलेटरी मोशन नहीं है तो एसएचएम भी नहीं है, एसएचएम भी नहीं है तो मीन पोजीशन डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है। फिर बात आती है -7x - 7 का होल स्क्वायर। माइनस है, होना भी चाहिए था, ऑस्किलेटरी मोशन के लिए माइनस है। माइनस अगर है तो हमें चेक करनी पड़ेगी किसको, पावर
पावर को, पावर ओड नंबर होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या है, इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है इसका मतलब ये ऑस्किलेटरी मोशन नहीं होगा। अगर ये ऑस्किलेटरी मोशन नहीं है तो हमें एसएचएम की तो बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पे पावर 1 भी होना चाहिए था, वो भी नहीं है, तो ये एसएचएम भी नहीं है। अब ये एसएचएम भी नहीं है तो मीन पोजीशन को डिफाइन करने का कोई सेंस नहीं रह जाता। ठीक है, चलो उसके बाद में बात करते हैं -7x - 1 का होल क्यूब। माइनस से बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, -1 का होल क्यूब मतलब पावर भी क्यूब है, ओड नंबर है। अगर पावर ओड नंबर है बेटा इसका मतलब ये ऑस्किलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये ऑस्किलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये ऑस्किलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये ऑस्किलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अब हमें पावर देखनी है। एसएचएम के लिए 1 होनी चाहिए थी, 1 नहीं है, इसलिए ये एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा बेटा। अब एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं किया तो मेन पोजीशन तो डिफाइन करी जा सकती है, किसके लिए, ऑस्किलेटरी मोशन के लिए। फोर्स को 0 करिए, फोर्स को 0 करेंगे तो x - 1 = 0 जाएगा। वहां से आपको मेन पोजीशन क्या मिल जाएगी बेटा, x = 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात हो गई हमारे लिए, यानी आप पहचानना सीख गए कि किस कंडीशन में ऑस्किलेटरी मोशन होगा, किस कंडीशन में एसएचएम होगा और मेन पोजीशन क्या होगा। अब आप परफेक्ट हो चुके हैं। फिर बात करते हैं, प्लस आ गया, कहानी खत्म कर दीजिए। जहां प्लस आ गया वहां पे कहानी खत्म। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब हम बात करने वाले हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, ठीक है, 2 टाइप की मोशन हमें डिस्कस करनी है। एसएचएम के 2 टाइप हो जाते हैं, एक हो जाता है लीनियर एसएचएम, एक हो जाता है लीनियर एसएचएम और एक हो जाता है बच्चों सेकंड नंबर पे एंगुलर एसएचएम। ठीक है, एक हो जाएगा हमारे पास में लीनियर एसएचएम और एक हो जाएगा एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में आप समझ सकते हैं कि कुछ एंगल बनाते हुए वो ऑस्किलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। लीनियर एसएचएम के अंदर वो एक स्ट्रेट लाइन में एसएचएम परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। अब लीनियर एसएचएम का एक एग्जांपल देखिए, इसके कुछ डेरिवेशंस देखिए, इसकी कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस को आइए स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों लीनियर एसएचएम। ठीक है, लीनियर एसएचएम के लिए कुछ मैथमेटिकल कंडीशन को भी हम डिराइव कर लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन होने वाली है। अब देखो यहाँ पर लीनियर एसएचएम के लिए अगर हम बात करें बेटा, किसके लिए बात करने वाले हम, लीनियर एसएचएम के लिए। ठीक है, तो लीनियर एसएचएम के लिए ध्यान दीजिएगा, हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास में एक स्प्रिंग है बच्चों। ठीक है, अब ये वाली जो स्प्रिंग है बच्चों अभी नेचुरल लेंथ के अंदर है। ठीक है, जो अभी हम ये केस बनाएं, इस केस के अंदर जो स्प्रिंग है अभी वो नेचुरल लेंथ के अंदर है। ठीक है, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। ठीक है, स्प्रिंग किसके अंदर मिल गई है बच्चों, हमें नेचुरल लेंथ के अंदर मिल गई है। स्प्रिंग किस में मिल गई है, नेचुरल लेंथ में। अब क्या हुआ, इस स्प्रिंग पर आपने एक ब्लॉक लटका दिया। ठीक है, जब आपने इस स्प्रिंग पर ब्लॉक लटकाया, जब आपने इस स्प्रिंग पर ब्लॉक लटकाया बेटा, तो ब्लॉक लटकाने पर होगा क्या, देखिएगा। ब्लॉक लटकाने पर इस पर m मास का आपने ब्लॉक लटका दिया। जब m मास का ब्लॉक लटकाया बच्चों, तो m मास का ब्लॉक लटकाने से इस पर नीचे की साइड में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा था, तो आंसर है mg एक्ट कर रहा था। ठीक है, जब आपने m मास लटका दिया तो m मास लटकाने की वजह से mg फोर्स विल एक्ट। ठीक है, जब mg फोर्स एक्ट कर रहा है, जब क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर mg फोर्स एक्ट कर रहा है, तो mg फोर्स के एक्ट करने की वजह से mg फोर्स एक्ट किया, इसमें एक्सटेंशन आया। ठीक है, ये इसकी नेचुरल लेंथ सी, यहां से एक्सटेंशन आ गया। इस एक्सटेंशन को अभी हम बोल लेते हैं बच्चों L। ठीक है, कितना एक्सटेंशन आ गया है, स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हो गई है, तो आंसर है L एक्सटेंड हो गई है। अब जब स्प्रिंग L एक्सटेंड हुई तो हमें पता है स्प्रिंग फोर्स जो है हुक लो देके गया था, वो कितना था, -kx। माइनस किसको बता रहा था, अपोजिट डायरेक्शन को। एक्सटेंशन कितना आया, L। तो हमारे पास में यहां अपवर्ड डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स बनेगा वो बन जाएगा बच्चों KL।
अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास में जो फोर्स बनेगा यहां पर, वो फोर्स कौन सा बन जाएगा? तो आंसर है KL बन जाएगा बेटा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास में फोर्स कितना बन गया है? KL बन गया है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में अब KL फोर्स बना, लेकिन यहां पर अभी आप समझिएगा, इस वाली पोजीशन को हम बोलने वाले मीन पोजीशन। इस वाली पोजीशन को हम क्या नाम देने वाले हैं? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इसलिए बोलने वाले हैं, यहां पर F नेट 0 होगा, mg माइनस KL की वैल्यू कितनी होगी? 0। यानी हम यहां पर एक और रिलेशन लिख सकते हैं कि mg इज इक्वल टू KL बेटा। mg इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? KL की जो mg होगा, स्मॉल m लिख दीजिए इसको, स्मॉल mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? KL। कि mg जो होगा वो बराबर होगा, mg जो है बच्चों यहां पर बराबर होने वाला है, किसके बराबर होने वाला है यहां पर आंसर? तो mg इज इक्वल टू KL के बराबर होने वाला है। ठीक है, अब ये पोजीशन कहलाएगी मीन पोजीशन। अब क्या करिए, इसको मीन पोजीशन भी बोल सकते हो और इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हो बच्चों। इसको कौन सी पोजीशन बोल सकते हैं? और एक और अगर इसको नाम दे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब क्या करेंगे, हम इस ब्लॉक को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, इस वाले ब्लॉक को, ठीक है, इस ब्लॉक को इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, इस ब्लॉक की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कर दिया। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या कर दिया बच्चों? स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कर दिया, मतलब हम यहां चला गया। ठीक है, तो कितना एक्सटेंड किया हमने स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट? मतलब x डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब नीचे की साइड में अभी कितना फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे? mg। बट ऊपर की साइड में इस बार mg एक्ट नहीं करेगा, इस बार कुछ अलग फोर्स एक्ट करेगा बेटा। कितना एक्ट करेगा? तो KL प्लस x। क्यों? क्योंकि टोटल एक्सटेंशन कितना है नेचुरल लेंथ से? बोलो, L प्लस x। ठीक है, टोटल एक्सटेंशन विल बी L प्लस x। इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितने एक्सटेंशन की वजह से आएगा? L प्लस एक्स की वजह से। इसलिए यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? K इंटू L प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखिए, जब आप इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो क्या होता है? यहां पर स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ देने पर ये जैसे आपने खींचा, अब यहां पे आप फोर्स हटा देंगे तो ये वापस ऊपर की साइड में जाएगा, और ये वापस ऊपर की साइड में जाएगा तो क्या करेगा? ये SHM परफॉर्म कर रहा होगा। बट किसके अंदर परफॉर्म कर रहा होगा? तो आंसर ये स्ट्रेट लाइन में परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाली जो SHM कहलाने वाली है, ये कौन सी SHM कहलाने वाली है बच्चों? लीनियर SHM कहलाने वाली है। ठीक है, कौन सी SHM कहलाने वाली है? लीनियर SHM। अगर हम यहां पर F नेट निकालने की बात करें बेटा, किसकी बात करें? F नेट निकालने की, इस डायग्राम को लेते हुए, तो आप देखिए F नेट कितना आएगा? F नेट होगा बेटा F नेट होगा mg माइनस KL प्लस एक्स बच्चों। ठीक है, mg माइनस अपवर्ड वाले फोर्स को नेगेटिव ले लीजिए और नीचे वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लीजिए। ठीक है, तो mg माइनस KL प्लस एक्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स को पॉजिटिव लिया और जो फोर्स इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ रिस्टोरिंग फोर्स, उसको हमने माइनस ले लिया। ठीक है, अब यहां पर अगर आप सॉल्व करें इसको तो F नेट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों? यहां पे तो आपको मिलेगा mg माइनस KL माइनस KX। ठीक है, अब आपको यहां इस डायग्राम से पता है, मिड वाले डायग्राम से पता है, क्या पता है मिड वाले डायग्राम से? कि mg इज इक्वल टू क्या होता है? KL होता है। मिड वाले डायग्राम से क्या पता है बच्चों? हमें पता है कि mg इज इक्वल टू क्या होता है? यहां पर KL होता है। mg इज इक्वल टू KL। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हमने mg इज इक्वल टू KL जैसे ही रखेंगे बेटा तो ये mg से KL कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस का बनेगा, ये माइनस का बनेगा। ठीक है, और माइनस KX, तो F नेट इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? माइनस KX हो गया है, जो कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कंडीशन बताई थी, किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, तो यानी आप ये बोल सकते हैं कि F नेट इज इक्वल टू माइनस KX आना लीनियर SHM की एक कंडीशन हो जाती है। जब भी आप कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों, तो आपको क्या देखना होगा कि F नेट किसके बराबर आना चाहिए? तो आंसर है F नेट बराबर आना चाहिए माइनस KX के। अगर F नेट माइनस KX के बराबर आता है तो आप बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब यहां पर क्या कंडीशन यहीं पे खत्म हो जाती है? नहीं साहब, हम यहां से और भी कंडीशन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, आपको पता है
F बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, ma लिख सकते हैं, फादर इज इक्वल टू मदर, ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ma लिख सकते हैं। तो ma इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के एक्स, ma इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, माइनस के एक्स आ गया है। अब ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ठीक है, तो a बराबर क्या आ गया, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, एज्यूम हमने एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया, ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम। के बाई एम को हमने ले लिया है, क्या ले लिया है, ओमेगा स्क्वायर ले लिया है बच्चों, क्या ले लिया है हमने, ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम लिया तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट के बाई एम। ये भी काम आएगा हमारे रिलेशन, किस चीज के लिए बेटा, टाइम पीरियड निकालने के लिए। किस चीज के लिए काम आने वाला है ये वाला रिलेशन, टाइम पीरियड के लिए काम आने वाला है बेटा, कि टाइम पीरियड निकालने में, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट के बाई एम, ठीक है। उसके बाद में अब देखो a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो उसमें या तो आप क्या सॉल्व करके दिखा दीजिए बेटा, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाली फॉर्म बनाकर दिखा दीजिए, तो आप बोल सकते हैं कि जो वो इक्वेशन दी होगी वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। नहीं तो आप क्या करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये भी रिप्रेजेंट करती है किसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन को बच्चों। उसके बाद में अगर आपको ये पसंद नहीं आता, कोई इक्वेशन ऐसी दे दी जाए थोड़ा टफ इक्वेशन और कहे इसको भी प्रूव करो, तो आप डिफरेंशिएशन करके भी प्रूव कर सकते हैं बच्चों। तो आप यहां पे समझिए डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म क्या होगी इक्वेशन के, एसएचएम की। तो एक्सेलरेशन को बच्चों हम लिख सकते हैं d2x बाई dt स्क्वायर, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं d2x बाई dt स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, कि हम कहते हैं कि दो बार डिफरेंशिएशन किसका, डिस्प्लेसमेंट का, क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल गिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखो माइनस से राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले आइए तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो मैं यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये इक्वेशन भी किसकी हो जाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपको यहां मिल गई, दूसरी यहां मिल गई, तीसरी यहां मिल गई, चौथी और डिराइव कर लेते हैं, आओ। अब देखो बच्चों, चौथी इक्वेशन की अगर बात करें तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा जाता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की फॉर्म में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आप समझते होंगे क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इसकी फॉर्म में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा जाता है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या लिखा जाता है बच्चों, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे कुछ फंक्शन, जो ऐसी टर्मिनोलॉजी आ रही है वो तो इस इक्वेशन में दिख ही नहीं रही है, ठीक है। जो इक्वेशन आपने दी है इस इक्वेशन के अंदर तो वो टर्मिनोलॉजी कहीं दिख ही नहीं रही है, जैसे a, क्या है इन सब का मीनिंग, तो बेटा इन सब का मीनिंग भी आपको समझाया जाएगा, प्लीज वेट, ठीक है। थोड़ा सा मीनिंग मैं बता देता हूं इनका। यहां पर क्या है, ए का मतलब है एम्पलीट्यूड, ए का मतलब क्या होने वाला है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड होता है किसी पार्टिकल जो कि एसएचएम कर रहा है उसके द्वारा ट्रैवल किया गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो एम्पलीट्यूड का मीनिंग है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। फिर बात आता है ओमेगा क्या है, तो ओमेगा बच्चों यहां बनेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या बनेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थीटा क्या बनेगा यहां पर, थीटा बनता है बच्चों इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, ठीक है, यानी इपॉक। इसको एक और वर्ड बोलते हैं यहां पर, इपॉक, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, क्योंकि डायग्राम के साथ में, ठीक है, कि वहां पर कैसे ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए तो और अच्छा समझ में आएगा। हाँ, आप ये जरूर माइंड में आ रहा होगा सर इससे ये कैसे आया, तो आप क्या करिए, इसका 2 बार डिफरेंशिएट करके चेक करिए, क्या यही इक्वेशन आपको वापस मिल जाएगी। तो प्रूफ करके देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। मैं आपको प्रूफ करवा देता हूं कि
इससे ये वाली इक्वेशन आ सकती है, मतलब जो हमने सॉल्यूशन लिखा है इस इक्वेशन का वो राइट है। ठीक है, तो करिए इसका सॉल्यूशन। देखो कैसे करेंगे। x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस थीटा है बेटा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा, dx बाई dt। ठीक है, a कांस्टेंट है तो ये बाहर रह जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन करोगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों, कॉस थीटा कोस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, लेकिन साथ में ओमेगा टी प्लस थीटा का भी करना पड़ेगा चेन रूल से डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या देगा बच्चों, ओमेगा देगा। ठीक है, तो यहां पर हमें मिल गया dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, a ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, अब क्या करिए, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लीजिए, क्योंकि आपको तो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है बेटा। दो बार डिफरेंशिएशन चाहिए। अगर दो बार डिफरेंशिएशन चाहिए तो आप क्या करिए, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करिए बच्चों। अगर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, d2x बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, a ओमेगा अगेन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो a ओमेगा बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट मिल गया। हाँ, अब ए ओमेगा कांस्टेंट, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बहुत अच्छी बात। अब बात आती है, माइनस है अभी मैं रख रहा हूं उसको, फिर अपने पास बचा के रख रहा हूं, अभी वहां पे लिखता हूं। ठीक है, अब बात आती है सर इस ओमेगा टी प्लस थीटा का भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो वो क्या देगा, माइनस ओमेगा आगे दे देगा। माइनस पहले से प्रेजेंट है, ओमेगा टी प्लस थीटा का ओमेगा आ जाएगा और थीटा का 0 हो जाएगा। तो हमें यह पूरी इक्वेशन मिल गई। इसको सॉल्व करके लिखा बच्चों तो क्या मिलेगा, देखो d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, तो मिला माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इस a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, x लिख सकते हैं। ठीक है, तो पुट कर दीजिए, तो d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x आ जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो क्या मिल जाएगा, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। क्या प्रूव हो गई आपकी, जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन ने ये लिखा था क्या उससे यही इक्वेशन वापस आ जाती है। इसका मतलब ये कंडीशन भी किसको रिप्रेजेंट करने वाली है बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ठीक है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, और इसका सॉल्यूशन ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपके सामने ये चीज भी प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो लीनियर एसएचएम के बारे में जो भी लिखा है, समझाया है, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। ठीक है, और नोट डाउन कर लीजिए। देन हम आगे बढ़ते हैं एंगुलर एसएचएम की ओर। बच्चों अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसकी, एंगुलर एसएचएम की। ठीक है, तो एंगुलर एसएचएम का ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको पढ़ा दिया जाएगा, नहीं, यहाँ पर आपको एंगुलर एसएचएम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लीनियर एसएचएम के साथ में कंपैरिजन कराया जाएगा, किसका, एंगुलर एसएचएम का। ठीक है, बाकी जो डिटेल है इसकी वो हम बाद में लीनियर एसएचएम के सारे एप्लीकेशन पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है, बस अभी थोड़ा बहुत कंपैरिजन कराया जाएगा जिससे आपको टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें बच्चों तो लीनियर एसएचएम एक साइड में हम लिख रहे हैं लीनियर एसएचएम एंड सेकंड साइड में हम लिख रहे हैं बच्चों एंगुलर एसएचएम। ठीक है, हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, लीनियर एसएचएम वर्सेस एंगुलर एसएचएम। अब लीनियर एसएचएम जब वर्सेस एंगुलर एसएचएम की बात करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन देखिए कि लीनियर एसएचएम की कंडीशन क्या होगी और एग्जाम्पल क्या होंगे। तो एग्जाम्पल तो आपको पता है, यहाँ पर हमने स्प्रिंग ब्लॉक का एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों। यहाँ पर एंगुलर एसएचएम में हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो आंसर है हम एक पेंडुलम, एक बॉब का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, एक बॉब का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि मोशन कर रहा है बट थीटा एंगल बनाते हुए। ठीक है, हाँ आगे चल के इसका डेरिवेशन लीनियर एसएचएम से भी किया जाता है। ठीक है, लीनियर एसएचएम वाले कॉन्सेप्ट से भी कर लेते हैं, लेकिन हाँ ये एग्जाम्पल जो होता है वैसे होना किसका चाहिए, एंगुलर एसएचएम का। ठीक है, तो हम ये एंगुलर एसएचएम में एग्जाम्पल रखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 1 कि लीनियर एसएचएम को पहचानने के लिए कंडीशन क्या रहेगी, तो लीनियर एसएचएम को पहचानने की कंडीशन रहेगी बच्चों f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो काम चलाने के लिए फोर्स करता है,
जो काम चलाने के लिए फोर्स करता है, इट मींस जो काम लीनियर मोशन के लिए फोर्स करता है वही काम एंगुलर मोशन के लिए कौन करेगा? टॉर्क करेगा। ठीक है, तो यानी चलाने की जिम्मेदारी, लीनियर मोशन की जिम्मेदारी किसके पास में? फोर्स के पास में। तो सिमिलरली घुमाने की जिम्मेदारी, एंगुलर मोशन की, रोटेशनल मोशन की जिम्मेदारी किसके पास में होती है बच्चों? टॉर्क के पास में होती है। तो फोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय टॉर्क। ठीक है, तो जो कंडीशन फोर्स के लिए चल रही थी अब वो कंडीशन टॉर्क के लिए चलेगी, एंड टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय द टो। ठीक है, उसके बाद में जो के है, यहां पर के कहलाता है रिस्टोरिंग कांस्टेंट। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। तो सिमिलरली यहां पर भी रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट जो आएगा वो सी आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स की टॉर्क बोल सकते हैं, यहां पर रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में कपलिंग कांस्टेंट भी इसके बोलेंगे और आगे चल के बात करेंगे। अब एक्स के बारे में बात करें यहां पर, तो यहां एक्स क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हियर एक्स इज द linear displacement, and in angular SHM linear displacement will replaced by angular displacement, and angular displacement is represented by theta। तो यानी कि जो कंडीशन आप लीनियर SHM में f इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिख रहे थे, अब उसकी जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा लिखेंगे। उसके बाद में आगे देखें एक्सेलरेशन की आपने इक्वेशन क्या यहां पे लिखी थी बच्चों? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या लिखा था? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहां पर जो है, अब देखो, जो काम लीनियर एक्सेलरेशन करेगा वही काम का जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसका रिप्लेसमेंट एंगुलर एसएचएम में किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा? उसको एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो लीनियर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अल्फा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर सेम रहेगा क्योंकि बिकॉज इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड एक्स इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल रिप्लेस्ड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड कंडीशन। ठीक है, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो जाती है। ठीक है, लीनियर एसएचएम वर्सेस एंगुलर एसएचएम यहां पर चल रहा है। तीसरी कंडीशन हमने लिखी थी बच्चों डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। डिफरेंशिएशन की फॉर्म में क्या लिखा था? d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज थर्ड इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम। अब क्या करिए, यही इक्वेशन लिखनी है एंगुलर एसएचएम के लिए। तो देखो रिप्लेसमेंट क्या होने वाला है? एक्स की जगह यहां पर क्या आ जाएगा? d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। कि जो काम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा था बच्चों, वही काम कौन करेगा? यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लिख दोगे बच्चा? थीटा लिख दोगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई यहां पर कंपैरिजन करके। फोर्थ इक्वेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों? x इज इक्वल टू आपने लिखा था a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, या फाई लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि वहां पर थीटा हम लेने वाले हैं। तो यहां पर फाई ले लीजिए सिंबल। ठीक है, अब x का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा? थीटा के द्वारा। a का मतलब यहां क्या था? एम्पलीट्यूड। एंगुलर एसएचएम के अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है बच्चों, वो किससे लिखा जाएगा? थीटा नोट से। ध्यान रखिएगा, अलग टर्म से। यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट था उसको एम्पलीट्यूड बोला था, एंड सिंबल ऑफ द एम्पलीट्यूड इज a। लेकिन इन एंगुलर एसएचएम सिंबल ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी थीटा नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो जाती है। तो आप चाहें तो यहां पर लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या क्या यहां पे चीजें चेंजेस होने वाली है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इसके बाद जो ये इक्वेशंस है फोर्थ नंबर की, इसका डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। एक तो कि इसको डिराइव कैसे किया गया, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मत बोलिए, ऐसा डायग्रामेटिकली मेथड बोलिए। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे एक और चीज, ये ओमेगा का यूज क्यों किया? तो सबसे पहले ओमेगा कहाँ पढ़ा था? सर्कुलर मोशन में। थीटा सबसे पहले कहाँ पढ़ा था? सर्कुलर मोशन में। तो उन सबकी टर्मिनोलॉजी को यहाँ पर लाया गया, तो वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। बच्चों अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ सर्कुलर मोशन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, या कंपैरिजन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहां पर देखें कंपैरिजन ऑफ
सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, कंपैरिजन ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, हम ये पढ़ने वाले हैं यहां पर। अब देखो यहां पर समझना, कंपैरिजन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस तरीके से होने वाला है। देखो हमारे पास में यहां पर एक सर्किल है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस सर्किल पर, हमें इस सर्किल पर जो हम सर्किल एक ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, हमें इस सर्किल पर एक पार्टिकल एज्यूम करना है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं बच्चों, एक पार्टिकल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहां पर एक पार्टिकल ले लिया। ठीक है, इस पार्टिकल जो P है, इस पार्टिकल का नाम बच्चों हम क्या दे रहे हैं, इस पार्टिकल का नाम हम दे रहे हैं P। ठीक है, इस पार्टिकल P का हमें मोशन देखना है। कौन सी मोशन देखना है, इस पार्टिकल P की सर्कुलर मोशन देखना है बेटा। ये पार्टिकल P जो है इस सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, मतलब इसकी मोशन हमें देखनी है। कौन सी मोशन देखनी है, सर्कुलर मोशन। ये कौन सी मोशन करने वाला है, सर्कुलर मोशन करने वाला है बेटा। ठीक है, अब ये सर्कुलर मोशन करेगा, तो यहां पर सर्कुलर मोशन के बाद फिर बात आएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक फुट डालेंगे बेटा, M। ठीक है, M क्या होगा, फुट होगा, M फुट ऑफ P। हम P का फुट डालने वाले हैं बेटा। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, फुट डालेंगे किसका, P का, जो क्या कहलाएगा M। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, M से। अब फुट क्या होगा, तो फुट होगा बेटा परपेंडिकुलर ऑन Y एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑन Y एक्सिस फ्रॉम P। जब भी P जहां पे भी आपको दिखेगा, वहां से उस P से एक फुट डाल देंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। कहां पर ड्रॉ कर देंगे, Y एक्सिस पर। तो वो पॉइंट जो मिलेगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलने वाले हैं बच्चों, उस पॉइंट को हम M बोलने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब यहां पर देखिएगा, इसकी मोशन देखते हैं। हाँ, फुट जो है जरूरी नहीं है आप परपेंडिकुलर Y एक्सिस पर ही डालें, आप परपेंडिकुलर X एक्सिस पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो P यहां पर है, जब पॉइंट P यहां पर है, मतलब सर्कुलर मोशन करेगा जो पार्टिकल यहां पर है, अगर इसका फुट Y एक्सिस पर डालेंगे बेटा, तो उसका फुट यहां पर आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी जब P यहां पर है तो M यहां पर है। अब क्या हुआ, P अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी वहां से आगे मूव करना स्टार्ट किया। मान लेते हैं P यहां चला गया। ठीक है, जब P यहां पहुंचेगा तो इसका फुट देखो कहां पहुंचेगा, इसका परपेंडिकुलर डालिए Y एक्सिस पे, तो फुट यहां चला गया। ठीक है, यानी आप देखिए P क्या कर रहा है, P इस तरीके से मूव किया, और कितनी वेलोसिटी के साथ मूव किया, तो ओमेगा बोल दीजिए, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पर जैसे P यहां पर पहुंचा तो M देखो, M किधर गया, M स्ट्रेट लाइन में गया, M स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ऊपर की साइड में। ठीक है, लेकिन P सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब M जैसे से आगे गया, थोड़ी देर के बाद में P यहां पहुंच गया। जब P यहां पहुंचा तो इसका फुट देखो कहां आएगा, इस जगह आएगा बच्चों। ठीक है, मतलब M जो है और ऊपर जा रहा है। M किधर जाते जा रहा है बच्चों, और ऊपर जाते जा रहा है। ठीक है, अब P यहां पहुंच गया तो फुट भी इसका यहीं बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर Y एक्सिस पे डालना है, तो Y एक्सिस पे M भी यहीं पर आएगा। ठीक है, तो यानी आप ये कह सकते हैं कि ये पार्टिकल जो है सेंटर पे है, वो ऊपर की साइड में मूव कर रहा है, लेकिन इसने क्या कर लिया है, 1/4 पार्ट सर्किल का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए पार्टिकल जो P है वो आगे की साइड में मूव करता है। मान लेते हैं कि पार्टिकल P यहां पहुंच गया। जब पार्टिकल P यहां पहुंच गया तो इसका फुट कैसे बनेगा बच्चों, इसका फुट यहां बनेगा, इस जगह। अब आप देखिए पार्टिकल P सर्कुलर मोशन करता हुआ सेकंड पार्ट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, लेकिन फुट देखिए, फुट क्या कर रहा है, फुट अपनी मैक्सिमम पोजीशन, यहां तक जा सकता था, यहां से वापस रिटर्न आ रहा है और यहां पहुंच गया है। जब ये पार्टिकल ने, P वाले ने अपना सेमी सर्किल कंप्लीट कर लिया, तो फुट कहां पहुंच जाएगा, उसकी इनिशियल पोजीशन पे, M वाली पे। मतलब क्या हुआ समझिए, P सर्कुलर मोशन करते करते यहां पहुंचा, M पहले ऊपर की साइड में गया, फिर M ने वापस डायरेक्शन चेंज करके नीचे आना स्टार्ट किया। अब देखिए, अब P को हमें पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट कराना है बच्चों, तो P क्या करेगा, यहां पर पहुंच गया।
जब P यहां पहुंचेगा तो इसका फुट कहां पहुंचेगा, इसका फुट यहां पहुंचेगा बच्चों, पहुंच गया। जब P यहां पहुंचा तो इसका फुट कहां पहुंचा, यहां पहुंचा बच्चों। जब P यहां चला गया तो इसका फुट कहां चला गया, यहां चला गया। यानी आप ध्यान से देखिए कि पहले क्या हो रहा है, P का पूरा पाथ कौन सा चल रहा है, सर्क्यूलर पाथ। लेकिन M कैसे मूव कर रहा है, M पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर टूवर्ड्स मीन पोजीशन तक पहुंचा, उसके बाद में फिर और नीचे गया अपोजिट है, फिर वापस ऊपर गया और कहाँ पहुँच गया, मीन पोजीशन पे। इसका मतलब पार्टिकल P ने क्या किया, पार्टिकल P ने अपना एक सर्किल कंप्लीट किया, लेकिन M ने क्या किया, M ने सिंपल हार्मोनिक मोशन करी, उसने टू एंड फ्रो मोशन करी और उसने अपना एक ऑस्किलेशन कंप्लीट कर लिया। मतलब कि अगर पार्टिकल P सर्कुलर मोशन करता है तो उसका फुट P जो M है वो कौन सी मोशन करता है, तो आंसर है उसका फुट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन करता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये तो हमें पता लग गया कि कौन कैसे मोशन कर रहा है। अब यहां पर हम इक्वेशन डिराइव करते हैं बेटा। तो देखो ये ओमेगा से घूम रहा है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा, या एंगुलर वेलोसिटी कितनी है अभी इसकी, ओमेगा। तो देखो हमें पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बाई टी बेटा। तो टी टाइम में इसने कितना एंगल ट्रेवल किया, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। भाई ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखते हो, थीटा बाई टी। तो टी टाइम में कितना एंगल ट्रेवल किया इसने, ओमेगा इंटू टी ट्रेवल किया, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो मान लेते हैं कि टी टाइम में ये यहां पर है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, ओमेगा टी। अब हमें पता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये थीटा है अगर, तो अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ड्यू टू अल्टरनेट एंगल दिस एंगल विल आल्सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब इस सर्किल की कुछ ना कुछ रेडियस होगी बच्चों, इस रेडियस को इस बार हम आर ना लिख के बच्चों ए लिख रहे हैं। इस रेडियस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो रेडियस है सर्किल की उसको हम आर से रिप्रेजेंट ना करके किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। अगर ये ए है बच्चों तो ये वाली डिस्टेंस आप देखिए, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, ए ही होगी, क्योंकि ये भी रेडियस ही है। इसका मतलब पार्टिकल जो फुट m है वो कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम a तक जा सकता है। उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, a, यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वही क्या बन जाएगा बच्चों, इस बार एम्पलीट्यूड बन जाएगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये बनने के बाद अब यहां पर आप क्या करिए, फॉर्मूला लगाइए बेटा बच्चा किसका, और ये वाली डिस्टेंस जो है हम ले लेते हैं y की। किसी टाइम t पर पार्टिकल की ये जो पोजीशन थी p की और ये फुट की पोजीशन m है, तो ये कितनी डिस्टेंस पर है बच्चों, y पर है। ठीक है, ये आप चाहें तो x भी ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी पड़े। ठीक है, x लेना चाहें तो x ले लीजिए, y लेना चाहें तो y ले लीजिए। अभी मैं यहाँ पे x की जगह y ले लेता हूँ। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में है y वाले में, तो y ले लेते हैं। अब लगाइए साइन ओमेगा टी बच्चों। अगर साइन ओमेगा टी लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, साइन ओमेगा टी। क्या लगाएंगे यहां पर, साइन ओमेगा टी। जब यहां पर साइन ओमेगा टी लगाएंगे, ठीक है, तो साइन ओमेगा टी लगाने पर अब देखो मैं यहां पे काफी सारे पार्टिकल्स को रिमूव कर देता हूं, काफी लाइंस को हटा देता हूं कि डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा जिससे। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस थीटा बराबर ओमेगा टी के परपेंडिकुलर कौन आ रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर आ रहा है बच्चों y। ठीक है, यहां पे देखो ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, ट्राइंगल यहां पर बच्चों ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, ये a है और ये y है। तो परपेंडिकुलर क्या है, y डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है, a। तो यहां पे हमें इक्वेशन क्या मिल जाती है बच्चों, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अगर पार्टिकल ने t बराबर 0 पे मीन पोजीशन पे था, तो या पार्टिकल p m की बात करी तो मीन पोजीशन, और यहां बात करी तो इनिशियल पोजीशन पे था, पहले से कोई आगे नहीं था। तो इक्वेशन क्या मिल जाती है बच्चों, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द SHM। अब हो सकता है t बराबर 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट ना करे, या t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां ना हो, थोड़ा सा आगे हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या इक्वेशन बनेगी, देखो अगर हम बात करें बच्चों कि शुरू में पार्टिकल जो है
वो यहां ना होकर पहले से कुछ आगे है बच्चों, यहां पर था, और फिर यहां पे टी टाइम में ये ट्रेवल कर गया, थीटा बराबर ओमेगा टी, यहां पहुंच गया, और ये एंगल पहले से फाई था कुछ, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना मिल जाएगा, आप अनुमान लगाइए, यहां पे दिमाग लगाइए, तो ये टोटल एंगल आपको मिलेगा बच्चों ओमेगा टी प्लस फाई। अब ध्यान से देखें, यहां पे इसने ट्रेवल कितना किया, ओमेगा टी, पहले से कितना एंगल है, फाई, तो टोटल एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये एंगल अगर ओमेगा टी प्लस फाई है तो अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये भी कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई। ये हम y लेंगे बेटा बच्चा पोजीशन को। एम्पलीट्यूड अगेन क्या हो जाएगा, a, क्योंकि रेडियस हमारे पास क्या है, a है, ठीक है। अगेन इक्वेशन लगाइए तो क्या देगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, y अपॉन a, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गई, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो ये हमारी बच्चों एसएचएम की इक्वेशन मिल जाती है, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड, फाई इज द इनिशियल फेज जो पहले से कुछ एक्स्ट्रा था, ठीक है। इसको इपॉक भी बोलते हैं, इनिशियल फेज भी बोलते हैं, t बराबर 0 पे वो कुछ एंगल पहले से आगे था, ठीक है। तो यहां तक देख लीजिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे।